हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सिग्मा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछली लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस के बारे में, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ मॉडुलस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहली बात ये लिखी थी कि इफ z इज इक्वल टू, अगर हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है तो वहां पर देन मॉड ऑफ z जो होता है सर वो होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जहां पर x किसको शो कर रहा होता है, x इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ z एंड y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को शो कर रहा होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था पॉइंट है, उस पॉइंट के बेसिस पर देखो हमने क्या क्या लिखा था। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल मॉड ऑफ z होगा, बट ग्रेटर देन इक्वल माइनस का मॉड ऑफ z होगा। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z है वो हमेशा ही क्या होता है, लेस देन इक्वल मॉड ऑफ z बट ग्रेटर देन इक्वल माइनस मॉड ऑफ z होता है। ठीक है, ये अकेले रियल पार्ट के लिए नहीं होता है, ये इमेजिनरी पार्ट के लिए भी होता है। भाई किसके लिए होता है, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी होता है। यहां पर ये भी किसके इक्वल होता है, लेस देन मॉड ऑफ z एंड ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ z के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तीसरे नंबर पर अपन ने डिस्कस ये किया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए तो वो मॉडुलस सर उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। ठीक है, और यही वैल्यू बराबर होती है सर मॉड ऑफ माइनस जेड के, और यही वैल्यू बराबर होती है मॉड ऑफ आयोटा जेड के, और ये सारी वैल्यू बराबर होगी सर किसके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब ये सारी वैल्यू किसके बराबर होता है सर, रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे भाई हम, हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक किसी को नहीं ना। इसको हम बोलते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मॉडुलस निकालते समय क्वाड्रेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर पॉइंट पर अगर हम बात करें, मान लीजिएगा आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 हो। क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0, देन ये एक बहुत ही आसान सी बात ये होती है, ये केवल और केवल तभी होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर होगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। देखो क्या होता है ना, हमने मॉड ऑफ z के बारे में क्या पढ़ा कि मॉड ऑफ z इक्वल होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या नहीं हो सकता, 0। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम योगफल तभी 0 होगा जब वो दोनों ही नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। जब वो दोनों ही नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। इसलिए अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो आपको याद रखना है देन z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आओ प्रॉपर्टी नंबर 5 पे अगर अपन डिस्कस करें, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे गए हो, किसमें लिखे गए हो, मल्टीप्लाई में लिखे गए हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मॉड ऑफ z1 इंटू z2 जो होता है ना, वो सर मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना। 6 नंबर पर हमने ये बात डिस्कस किया था कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 जो होता है ना, ये मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कंप्लीटली डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो उन सबको मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया भी होगा, इफ z इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखा हुआ हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, देन फाइंड, देन यहां लिखेंगे हम, देन फाइंड मॉड ऑफ जेड, देन फाइंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपॉन में है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? जब अगर मुझे इसका मॉडुलस अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग मॉडुलस निकालूंगा, ऊपर का मॉडुलस ऊपर और नीचे का मॉडुलस नीचे। बताओ मुझे केवल इतने से का मॉडुलस क्या आएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या लिखूंगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है क्या? डिवाइडेड बाय, बताओ यहां पर क्या होगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो हम उनके सेपरेटली क्या करते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, और मॉडुलस निकालकर उनको हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब सरल कर देते हैं। समझ में आई बात? आओ प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद में अगर अपन बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पर देखो भाई क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने ये पढ़ा था कि सर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है ना सर, वो बराबर नहीं होता है किसके, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। शायद अगर याद हो तो मैंने ये पूरी बात डिटेल से समझाई थी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी नंबर 8 में मैंने ये भी कहा था कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है ना वो भी सर बराबर नहीं होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के बराबर नहीं होता है। ये अगर इनके इक्वल नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिख के गया था। कितनी प्रॉपर्टी लिख के गया था, 4 ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिख के गया था, जिसके अंदर पहली प्रॉपर्टी थी, शायद अगर आपको याद हो तो, Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। शायद अगर याद हो तो आपको, यहां तक हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, और यहां पर मैंने कहा था होल मॉडुलस लगाते हैं अपन, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने आपसे कहा था कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ Z2। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 पे लिख के गया था mod of Z1 minus Z2 is always less than is equals to mod of Z1 minus mod of Z2, और इसका ये क्या हो गया, होल मॉडुलस हो गया। हमने यहां तक डिस्कस किया था, ठीक है। और शायद उसके बाद में मैं प्रॉपर्टी नंबर 9 भी आपको डिस्कस करवा रहा था, शायद अगर आपको याद हो तो, mod of Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारे डेराइव करके मैं लिख के गया था, ठीक है। तो mod of Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है ना, ये लिख के गया था अगर शायद आपको याद हो तो, mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू रियल पार्ट ऑफ, याद करो Z1 Z2 बार पूरा डेराइव करके लिख के गया था कॉन्सेप्ट, है ना। सबसे लास्ट का कॉन्सेप्ट अपना कल की क्लास का यही था कि mod of Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है। 9 नंबर के बाद में 10 नंबर पर देखना, 10 नंबर नेगेटिव साइन के साथ होता है। आज हम यहां से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पॉजिटिव वाला, ये ऐसा नहीं लग रहा है क्या आपको जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई बताओ मुझे। अगर अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो वो सर a स्क्वायर प्लस का कितना होता है 2ab, और प्लस का कितना होता है b स्क्वायर। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा क्या यार कि mod ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ Z स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आया प्लस, और यहाँ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता माइनस, क्यों, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस कोफिशिएंट में माइनस का साइन आता है। बोलो हाँ या ना। तो आप मुझे यहाँ से देखकर बताइए, अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो इसके अकॉर्डिंग तो बताओ क्या लिखूं, mod ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार आएगा। बोलो सही है क्या ये बात, कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं ना। आ जाओ 11 नंबर पर देखो भाई, 11 नंबर पर इन दोनों को ऐड करो, जोड़ो, प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10 को ऐड करो। बताओ इन दोनों को जब मैं अगर ऐड करूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। सही है क्या?
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बताओ ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास बचेगा क्या, एक तो देखो ये बचेगा, तो देखो 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा ना। तो कई बार डायरेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है कि सर बताइए इफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। समझ में आ रही बात है ना। आगे आओ, प्रॉपर्टी नंबर 12 पे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान भी रखना है कि अगर कहीं पर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, अगर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर अगर लिखा हुआ हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हमेशा क्या होता है, जीरो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, डायरेक्ट स्टेटमेंट या क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि यदि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर हो तो चार ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन दे देगा रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हमेशा क्या होता है, 0। कैसे होता है समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिएगा सपोज करो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आपके पास है सर x1 प्लस आयोटा y1, सही है। और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और वो कौन सा है सर बताओ, x2 प्लस आयोटा y2। समझ में आ रही बात, कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब देखो सर अगर मैं यहाँ पर Z1 अपॉन Z2 करूं, क्या करूं भाई, Z1 अपॉन Z2, तो ध्यान से सुनना, ये हुआ सर Z1 अपॉन Z2, तो बताओ यहाँ क्या लिखूंगा मैं, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2। शायद आपको पता है, तो मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं किया जाता है, मतलब डिवाइड में नहीं सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, x2 माइनस आयोटा y2 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, x2 माइनस आयोटा y2, सही है ना। इसका हमें केवल कौन सा पार्ट देखना है, रियल पार्ट देखना है। कौन सा पार्ट देखना है, रियल पार्ट। तो आप इसका रियल पार्ट कैसे देखोगे, x1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x2 से, तो x1 x2 आया क्या, ये रियल है। इमेजिनरी को अगर आप इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी रियल आएगा। कैसे आएगा, देखो प्लस इंटू माइनस क्या आया, माइनस। बताओ आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और y1 और ये क्या हो गया, y2। समझ में आ रही बात, और ये बराबर क्या हो गया, 0। अगर ये कंडीशन होगी तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा सुनो, मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और वो क्या लिखा था, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। और ये जो है ना वो यही बनेगा, ये जो है वो क्या बनेगा, यही बनेगा। कैसे बनेगा ये भी देख लो एक बार। सर सबसे पहले लिखा हुआ Z1, बताओ Z1 आपके पास क्या है सर, x1 प्लस आयोटा y1, सही है क्या ये बात। और उधर लिखा हुआ है Z2 बार, सर ये रहा Z2, तो बताओ Z2 बार क्या आएगा, x2 माइनस आयोटा y2। बोलो सही है क्या ये बात। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका केवल कौन सा पार्ट देखना है, रियल पार्ट। तो बताओ क्या लिखूंगा, x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बताओ, x1 x2 आया कि नहीं आया भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा रियल पार्ट आएगा, वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा ना। जैसे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये रहा सर अपना y1 और ये y2। क्या ये वही वैल्यू आ रही है क्या जो हमने यहाँ देखा था, और वो तो किसके बराबर है, 0। ये 0 के बराबर होने का मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0। और ये 0 होगा तभी तो सर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो बात समझ में आई क्या। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, अगर कहीं पर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर हो तो हम उसे रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, कोई डाउट किसी को नहीं। अब आगे देखो, इससे अगर अपन आगे चल के बात करते हैं तो देखो
अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि कई बार हमारे पास क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हाइयर पावर का होता है, हाइयर पावर का होता है, मतलब z की पावर n होता है, और उसका हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। क्या चाहिए, मॉडुलस। तो सबसे आसान काम है, हम पहले पावर को सोल्व नहीं करेंगे, हम किसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस को सोल्व करेंगे। मतलब ये बराबर होगा किसके, सर मॉड ऑफ z की पावर n। समझ में आ रही बात। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने अगर आपसे ये कहा कि मुझे तो आप 1 माइनस आयोटा की पावर 8 का मॉडुलस बताओ, समझ में आ रही बात। तो मैं 1 माइनस आयोटा की पावर 8 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की बजाय मैं सबसे पहले 1 प्लस आयोटा का क्या निकालूंगा, मॉडुलस। क्या निकालूंगा, मॉडुलस। तो मुझे बताओ, जब अगर z बराबर अगर मेरे पास 1 माइनस आयोटा है तो मॉड ऑफ z कितना आएगा भाई, रूट ऑफ 1 प्लस 1 नहीं आएगा क्या, और 1 प्लस 1 कितना होता है, रूट 2। तो ये कितना हो गया सर, रूट 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर 8 लिख सकता हूं ना, आया ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब ये डेटा अगर मैं यहां पुट करूंगा तो ये तो रूट 2 की पावर 8 आएगा। कितना आएगा, रूट 2 की पावर 8। और रूट 2 की पावर 8 होता है ना सर, वो 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है भाई बताओ मुझे, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। क्लियर हो गई ना बात। इसलिए अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z की पावर n लिखा जाता है। कोई डाउट किसी को। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है किसकी, मॉडुलस की। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस तरीके से डिफाइन की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। देन पहला ऑप्शन मैंने लिखा मॉड ऑफ z लेस देन 1, सेकंड ऑप्शन लिखा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, थर्ड ऑप्शन लिखा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, एंड फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा नन ऑफ दिस। देखो क्या लिखा मैंने कहा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है शुद्ध काल्पनिक। बताओ ये वर्ड मैंने पहले कहीं काम लिया था क्या। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि सर उसका रियल पार्ट, वास्तविक भाग क्या होगा, जीरो। भाई हाँ या ना। भाई अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है इसका मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं है, और रियल पार्ट नहीं होने का मतलब उसका रियल पार्ट है क्या, जीरो। तो क्या मैं इस कंडीशन को लेकर बोल सकता हूं क्या कि ये तो क्या शो कर रहा होता है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या आएगा, जीरो। सही है। आओ सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेड की। जेड होता क्या है भाई, जेड क्या होता है, जनरली एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, बोलो हाँ या ना। तो z की जगह अगर मैं x प्लस आयोटा y लिखूंगा और इधर -1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ, x -1 प्लस का आयोटा y लिख दूं क्या, बोलो हाँ या ना। क्योंकि देखो x में -1 किया, याद करो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते समय शुरू में मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा सर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। तो x -1 प्लस आयोटा y आ गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ, माइनस की जगह प्लस है तो x प्लस 1 प्लस आयोटा y हो गया। सही है क्या। मैंने आपको एक बात कही है कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमें क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन करना चाहिए, हर का प्रमेयकरण करना चाहिए। तो बताओ क्या मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई में लिख दूं क्या, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई क्या लिखूं बताओ, x प्लस 1 माइनस का आयोटा y। सही है क्या ये बात, कोई डाउट किसी को। चलो आओ अब इसको मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे का हमें क्या करना है सर, रियल पार्ट जो है उसको हमें किसके बराबर रखना है, जीरो। अब मैं अभी अभी समझा के गया हूं रियल पार्ट कैसे निकालते हैं। रियल पार्ट कैसे आएगा, ऊपर रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा। समझ में आ रही बात। इधर बताओ रियल पार्ट कितना है, x -1, इधर कितना है बताओ, x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, x -1 इंटू एक्स प्लस 1। सही है क्या ये बात। और बताओ इधर इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई, इधर माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर। ये इसका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। वो हम क्या जानते हैं, रियल पार्ट क्या होगा बताओ, जीरो। तो क्या मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा,
क्या प्रॉपर्टी जानते हो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 0। यहां से मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी आएगी बताओ भाई? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। और जानते हो ना ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या? अरे भाई ये तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मॉड ऑफ जेड बताया है। क्या बताया? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सही है ये बात? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखा। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है नहीं इतनी बात? इसलिए यहां पर सर कौन से ऑप्शन करेक्ट रहेगा? थर्ड ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा कि सर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आएगी? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें। आओ अगले क्वेश्चन के बारे में देखो। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बार। इफ मैंने यहाँ एक बात लिखी है सर मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू। थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना एक बार। मॉड ऑफ zn लिखा, ठीक है ना? एंड यहाँ पर मैंने ये लिखा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस टिल चलता जा रहा है सर, zn चलता जा रहा है इज इक्वल टू 1। देन फाइंड, ठीक है ना? देन फाइंड। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखा है मैंने। देन फाइंड मॉड ऑफ 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 प्लस टिल चलेगा कहां तक? 1 अपॉन zn, ठीक है? और इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है? अब देखो भाई बहुत आसान सी बात लिखी है मैंने। क्या लिखा? सबसे पहले मेरे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो कितना है? 1 है। पहली चीज। दूसरी चीज, उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बताना क्या है? उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल्स के सम का मॉड्यूलस बताना है। मतलब 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 टिल चलता जाएगा 1 अपॉन zn का मॉड्यूलस मुझे बताना है। मैंने आपको अभी भी एक बात बता के गया था, एक मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो। मैंने ऐसे बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, किसी को याद आ रहा है? कॉन्जुगेट में मैंने पढ़ाया था, संयुग्म में पढ़ाते समय बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जब भी अगर मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब आप मुझे यहां से बताओगे इस चीज को काम में लेते हुए क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि यहां से 1 अपॉन जेड क्या आएगा? यहां से 1 अपॉन जेड क्या आएगा? देखो मैंने क्या कहा, जेड इंटू जेड बार है वो किसके बराबर है बताओ? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के। और मैं वहां से आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे 1 अपॉन जेड के बारे में बताओ भाई। तो 1 अपॉन जेड के बारे में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बता दो। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा यार। भाई जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड इंटू जेड बार आएगा क्या? और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है ना? तो जब अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो क्या मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे तो 1 अपॉन z1 बताओ तो आप क्या लिखोगे बताओ? z1 बार अपॉन मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर लिखोगे क्या? हाँ या ना? तो क्या ऐसा ही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है? अरे है या नहीं है? सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन z1। 1 अपॉन z1 की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ? z1 बार अपॉन मॉड ऑफ z1 स्क्वायर। आगे वाले पे क्या लिखूं बताओ? z2 बार अपॉन मॉड z2 स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में आएगा zn बार अपॉन मॉड ऑफ zn का स्क्वायर और इसका हमें मॉडुलस बताना है। बोलो सही है क्या? अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में कितना आसान है। मॉड ऑफ z1 दे रखा है क्या? अरे मॉड ऑफ z1 कितना दे रखा है? 1। तो इसका स्क्वायर भी कितना आएगा? 1। अब बताओ किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये हट गए ना अपने आप नीचे वाले। अरे हटेगी नहीं हटे। तो हमारे पास बचा क्या मुझे ये बताओ? मॉड ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस
Z3 बार प्लस टिल चलता जाएगा, कहां तक चलेगा भाई, Zn बार तक चलेगा। समझ में आ गई बात। और आपको ये कॉन्जुगेट पढ़ाते समय मैंने बताया था कि सर ये जो कॉन्जुगेट होता है ना, ये भाई हमेशा इक्वली डिवाइड होता है। आपको मैंने कहा था कि कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, दादाजी होता है। अपने जैसे परिवार है, परिवार में दादाजी अगर मान लो शहर जाते हैं तो वो कुछ टॉफी वॉफी लाते हैं ना, तो घर में जितने भी पोते होते हैं पोतियां होती है सब तक लाते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं कि ये छोटे बेटे का छोरा है या छोरी है, ये बड़े बेटे का छोरा छोरी, ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं वो लाते हैं। अब आप अगर उनसे मिले तो आपको भी जेब से निकाल के चॉकलेट देंगे, हाँ या ना। अगर आपके अंकल का बेटा मिला तो उनको भी चॉकलेट देंगे, आपके ताऊ जी के बेटा मिला, बेटी मिली तो उनको भी निकाल के टॉफी दे देंगे। लेकिन जब अगर आपके पिताजी अगर कोई सामान लाते हैं ना आपके लिए, तो वो आपके अंकल या ताऊ के घर नहीं देके जाएंगे, वो किसके लिए ला रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो ऐसे समझ लो कॉन्जुगेट है ना, ये कॉन्जुगेट दादाजी हैं। कॉन्जुगेट क्या है, दादाजी। और जो मॉडुलस है ना वो पापा है। मॉडुलस वो क्या है, पापा। देखो मॉडुलस सब में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा था। देखो प्रॉपर्टी में मैं बता के गया था, मॉडुलस मल्टीप्लाई में और डिवाइड में तो सेपरेट आता है, हाँ या ना, लेकिन बाकी में सेपरेट नहीं आता। समझ में आई बात। तो यही तो होता है, पिताजी जब अपने घर पे कोई सामान लाते हैं तो वो अपन अगर दो भाई हैं तो अपनों में डिवाइड बराबर कर देंगे, लेकिन अंकल या ताऊ के घर जाकर वो चीजें नहीं देंगे। लेकिन दादाजी सबके लिए लाते हैं, तो यही दादाजी है भाई। ये क्या है, दादाजी हैं। समझ में आ रही बात। अब देखो एक बात मैंने आपको बताई है अक्सर, अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था मोड ऑफ जेड बराबर होता है सर मोड ऑफ जेड बार। बोलो ये बात बताई कि नहीं बताई। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है भाई, बराबर होता है। बताया कि नहीं बताया। तो जब अगर ये है तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा क्या भाई, अरे होगा ना। और इसका मान तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1, हाँ या ना। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। कोई डाउट है, नहीं ना। एक और करें ऐसा क्वेश्चन, आओ देखो। मान लीजिएगा मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कि सर इफ मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू 4 and mod of z1 plus z2 plus z3 is equals to 288, then find एक मिनट, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देता हूँ, है ना। देखो एंड यहाँ लिख देता हूं मैं 16 z1 z2 प्लस 9 z1 z3 प्लस 4 z2 z3 इज इक्वल्स टू 288। ठीक है। देन फाइंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ये अपने को बताना है। ठीक है। आओ देखो, सबसे आसान चीज क्या है, मॉड ऑफ z1 दे रखा है कितना, 2, मॉड ऑफ z2 कितना दे रखा है, 3, मॉड ऑफ z3 कितना दे रखा है, 4। और आपके पास एक चीज और लिखी हुई है, देखो क्या लिखे हुए बताओ, 16 z1 z2 प्लस 9 z1 z3 प्लस 4 z2 z3 लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर दे रखा है सर, 288 के इक्वल दे रखा है। सही है क्या ये बात, ये है क्या 16, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार इसका स्क्वायर है, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ कि मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर अगर 16 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या यार, z3 बार। याद करो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर होता है सर z इंटू जेड बार होता है, हाँ या ना। तो क्या इस 16 की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, z3 बार लिख सकता हूं। तो बताओ यहां पर क्या लिखा मैंने, z3 बार और ये रहा z3, और यहां पहले से क्या लिखा हुआ था, z1 z2। सही है क्या, प्लस ये 9 क्या है बताओ, z2 का स्क्वायर नहीं है क्या, हाँ या ना। तो बताओ जब मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर 9 है तो 9 की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ, z2 बार z2 लिख दूं क्या, और यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है सर, z1 z3 लिखा हुआ है, प्लस 4 क्या है सर, z1 का स्क्वायर मतलब z1 बार z1 और इधर z2 z3 लिखा हुआ है, और वो बराबर कितना दे रखा है सर, 288 दे रखा है। सही है क्या, देखो सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बोलो,
सब में कॉमन आ रहा है। देखो एक तो Z1, एक Z2, एक Z3, तीनों में कॉमन है। देखो इसमें भी Z1 Z2 है, इसमें भी Z1 Z2 है, इसमें भी Z1 Z2 है या नहीं है? तो ये अगर कॉमन आ गया तो फिर अंदर बचा क्या मेरे पास यार? एक में Z1 बार, एक में Z2 बार और एक में Z3 बार, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 288। ये पूरी एक वैल्यू है, ये तीनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। मैंने आपको आज ही की क्लास में वापस बताया है कि मॉडुलस जो होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इक्वली डिवाइड होता है, मतलब सेपरेट होता है। अभी मैं क्वेश्चन करवा के गया था, याद हो तो, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ऊपर का मॉडुलस ऊपर, नीचे का मॉडुलस नीचे। ठीक है, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो पहले का मॉडुलस पहले, फिर मल्टीप्लाई, दूसरे का मॉडुलस फिर तीसरे का मॉडुलस। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं क्या? बताओ, मॉड ऑफ Z1 सेपरेट लिख रहा हूं, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3 और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका होल बार लिख देता हूं, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया कि Z1 बार प्लस Z2 बार Z3 बार होता है ना, वो क्या होता है? होल मॉडुलस के बराबर होता है। और ये बराबर कितना दे रखा है सर? 288 दे रखा है। सही है क्या ये बात? आओ, मॉड ऑफ Z1 क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताओ भैया आप लोगों को? 2 दे रखा है। मॉड ऑफ Z3 कितना दे रखा है? 3। मॉड ऑफ Z3 4, और इधर ये क्या हो गया सर? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार इज इक्वल टू कितना है? 288 है। सही है क्या? चलो देखो इधर 4 3 जे कितना हो गया? 12 हो गया, 12 12 का डबल कितना हो गया? 24 24 हो गया, और 24 का यहाँ पूरा पूरा भाग जाता है। देखो 24 बन जाए 24, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 बार। कितनी बार चला जाएगा? 12। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो होल बार है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 12। और हम भाई अभी अभी पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए बताओ भाई? कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है भाई, वो उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी होता है। समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना? तो बताओ, जो ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू अपने आप इक्वल हो जाएगी क्या? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के? हाँ या ना? और हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी? इसी की तो वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 12 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। क्या बात समझ में? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमसे अगर वैल्यू पूछी जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? सेपरेटली सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जैसा जैसा हमसे डेटा पूछा जाता है, हम वैसा वैसा डेटा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल और करते हैं। आओ, मैंने एक एग्जांपल लिखा, बहुत आसान सा एग्जांपल लिख रहा हूं। इफ z इज इक्वल टू, यहां लिख दिया 5 प्लस 12 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय, यहां लिख देता हूं 1 माइनस आयोटा, और यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिएगा 3 माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, देन फाइंड मॉड ऑफ z, देन फाइंड मॉड ऑफ z। ठीक है, देन फाइंड मॉड ऑफ z। देखो ये सारे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है ना, और मैंने कहा था मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है ना, वो भाई हमेशा क्या होता है? इक्वली डिवाइड होता है। अब आप बताएंगे मुझे, क्या अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मॉड ऑफ z बराबर ऐसा लिख सकता हूं कि मैं सर सबका अलग से मॉडुलस निकाल लूंगा भाई? अरे हाँ या ना? मैं सबका क्या करूंगा? अलग से मॉडुलस निकाल लूंगा। ये लो सर, माइनस का 3 और माइनस का कितना हो गया? 4 आयोटा हो गया। सही है ना? अब बताओ, इन सब का अलग से अगर मुझे मॉडुलस निकालना पड़े, तो बताओ सबसे पहले 5 प्लस 12 आयोटा का मॉडुलस कितना होगा? रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? 1 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब मुझे बताओ 25 प्लस 144 कितना होता है? 116 एंड 169, 169 का रूट कितना होता है? 13, मल्टीप्लाई बाई 16 और 9 कितना हो गया? 25, 25 का रूट कितना होता है? 5, डिवाइडेड बाई 1 प्लस से कितना? रूट 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपने पास कितना है बताओ? 13 बाई रूट 2। ठीक है ना? आंसर कितना है? 13 बाई रूट 2। अब कई बार क्या होता है, ऑप्शन में थोड़ा सा ये आगे पीछे कर देता है भाई, नीचे रूट 2 नहीं लिखा होता है, तो आप ऊपर नीचे क्या करोगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 13 अपॉन रूट 2 इंटू में कितना आ गया? रूट 2 इंटू अपॉन रूट 2। सही है ना? तो बताओ ऊपर तो कितना आ गया? 13 गुणा रूट 2, और नीचे कितना आ गया? रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया भाई? 2 हो गया। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया।
समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से मॉडुलस के क्वेश्चन बनते हैं और मॉडुलस की क्या होती है, प्रॉपर्टी बनती है। समझ में आई बात?